नमस्कार और स्वागत है। आज हम शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के बहुत ही मशहूर उपन्यास परिणीता के हिंदी रूपांतरण की दुनिया में उतर रहे हैं। हाँ, और इसकी कहानी हमें ले जाती है 20वीं सदी की शुरुआत के कलकत्ता में, जहां एक परिवार है जो आर्थिक तंगी और सामाजिक दबावों के बोझ तले दबा हुआ है। और इस परिवार के केंद्र में है दो किरदार। एक तो है गुरुचरण, एक लाचार क्लर्क, और दूसरी है उनकी अनाथ भतीजी ललिता। और उनकी जिंदगी घूमती है उनके अमीर पड़ोसी शेखर नाथ के इर्द गिर्द। और बस यहीं से कहानी की सारी उलझनें शुरू होती हैं। बिल्कुल। तो आज हम सिर्फ कहानी नहीं सुनाएंगे, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे अनकहे शब्द अनस्पोकन वर्ड्स किरदारों की पूरी किस्मत लिख देते हैं। और ये भी देखेंगे कि प्यार और मालिकाना हक के बीच की वो महीन रेखा क्या होती है, कैसे खामोशी गलतफहमियों का एक ऐसा जाल बुनती है जिससे निकलने में सालों लग जाते हैं। चलिए सुलझे हुए ताने बाने को सुलझाना शुरू करते हैं। जरूर। तो कहानी की शुरुआत ही एक गहरी निराशा से होती है। गुरुचरण को पता चलता है कि उनके घर 5वीं बेटी ने जन्म लिया है। और उनकी हालत देखिए, 60 रुपए की मामूली तनख्वाह, घर गिरवी रखा हुआ है, और ऊपर से बेटियों की शादी का बोझ। तो ये खबर उनके लिए एक और सजा जैसी है। उनकी हताशा इस एक वाक्य में सिमट जाती है जब वो कहते हैं, हे भगवान, कोई भारी भरकम मोटर ही मेरी छाती पर से गुजर जाए। ये सिर्फ एक आदमी का दुख नहीं है ना? ये उस पूरे दौर की सामाजिक आर्थिक सच्चाई है। एक मिडिल क्लास परिवार के लिए बेटी का जन्म अक्सर एक आर्थिक संकट का आगाज होता था। सही बात है। लेकिन मुझे जो बात ज्यादा दिलचस्प लगती है वो है गुरुचरण की इस लाचारी के सामने ललिता का चुपचाप सब कुछ संभाल लेना। वो सिर्फ 13 साल की है। हाँ, जब गुरुचरण चिंता करते हैं कि अब घर में खाना कौन बनाएगा, तो बड़े सहज भाव से कहती हैं, क्यों मामा, मैं पकाऊंगी ना। एग्जैक्टली। और यहीं से वो अनकहे शब्दों की कहानी शुरू होती है ना? ये जो ललिता की खामोशी है, ये उसकी ताकत है या उसकी मजबूरी? ये बहुत अच्छा सवाल है। मेरे ख्याल से ये दोनों है। ये उसकी ताकत है क्योंकि वो परिवार को बिखरने नहीं देती, लेकिन ये उसकी मजबूरी भी है क्योंकि उस समाज में एक अनाथ लड़की के पास और कोई चारा था भी नहीं। उसकी खामोशी एक तरह का कवच है जो उसे दुनिया से बचाता भी है और उसे अपनी भावनाएं बताने से रोकता भी है। और यही खामोशी बाद में उसके और शेखर के रिश्ते की सबसे बड़ी दीवार बन जाती है। बिल्कुल। तो चलिए अब शेखर की बात करते हैं। गुरुचरण अपनी सारी उम्मीदें अपने पड़ोसी नवीन राय के बेटे शेखर पर टिकाते हैं। वो शेखर से कहते हैं कि ललिता के लिए कोई ऐसा वर ढूंढे जो दहेज ना मांगे। और यहाँ पर दो परिवारों के बीच का वो आर्थिक और सामाजिक फासला एकदम साफ दिखता है। एक तरफ संघर्ष, दूसरी तरफ दौलत और रुतबा। हाँ, और इसी फासले के बीच शेखर का किरदार फंसा हुआ है। वो पढ़ा लिखा है, आधुनिक सोच का लगता है, लेकिन उसके अंदर कहीं गहरा एक सामंती, जमींदार वाली मानसिकता छिपी हुई है। वो ललिता से स्नेह करता है, शायद प्यार भी, लेकिन उसे अपनी चीज समझता है। अच्छा। हाँ, और ये बात तब खुलकर सामने आती है जब कहानी में गिरेंद्र का प्रवेश होता है। गिरेंद्र जो ललिता की सहेली का मामा है। हाँ, तो ललिता अपनी सहेलियों के साथ थिएटर जाने का प्लान बनाती है, और जब वो शेखर से पैसे मांगने जाती है तो शेखर का व्यवहार एकदम से बदल जाता है। वो जिस तरह से उस पे भड़कता है, वाह, नाम, पता, पेशा सब मालूम कर लिया तुमने तो। जान पड़ता है ताश खेला करती हो। ये सिर्फ जलन नहीं लगती। बिल्कुल नहीं, ये जलन सिर्फ एक रोमांटिक भावना नहीं है। ये उसके जमींदार वर्ग के वो जो मालिकाना हक होता है ना, उसका प्रतीक है। ललिता उसके लिए एक व्यक्ति होने के साथ साथ एक संपत्ति भी है जिस पर सिर्फ उसका अधिकार हो सकता है। गिरींद्र का आना उस अधिकार पर एक सीधा हमला है। तो उसकी आधुनिक शिक्षा और उसकी सामंती परवरिश के बीच का यही टकराव है। हाँ, यही टकराव उसे इतना जटिल बनाता है। वो अपनी भावनाएं प्यार से जता नहीं सकता, तो गुस्से और अधिकार से जताता है। और ललिता, वो फिर से खामोशी चुन लेती है। वो आहत होती है, थिएटर नहीं जाती, लेकिन शेखर से ये नहीं पूछती कि उसने ऐसा क्यों किया। और यही खामोशी उन दोनों के बीच एक छोटी सी दरार पैदा कर देती है जो वक्त के साथ खाई बन जाती है। और इस खाई को और गहरा करने का काम करता है गिरींद्र का नेक दिल। विडंबना देखिए, कहानी का सबसे अच्छा इंसान अनजाने में सबसे ज्यादा नुकसान कर देता है। कैसे? गिरींद्र गुरुचरण की आर्थिक मदद करने की पेशकश करता है, वो उनका कर्ज चुकाने को तैयार हो जाता है। हाँ, और वो भी कितने सम्मान से कहता है, यदि मेरे रुपए आपके काम में लग जाएं तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। बिल्कुल।
एक तरफ शेखर है जो पैसे देकर अधिकार जताता है और दूसरी तरफ गिरीन्द्र है जो निस्वार्थ भाव से मदद करना चाहता है। लेकिन शेखर की वो जो असुरक्षित मानसिकता है वो इस निस्वार्थ मदद को देख ही नहीं पाती। बिल्कुल नहीं। और जब उसकी छोटी बहन अनाकाली अपनी नादानी में उसे बताती है कि गिरीन्द्र बाबू मामा का सारा कर्ज चुका रहे हैं और ललिता के लिए वर भी ढूंढ रहे हैं, तो शेखर के दिमाग में एक ही बात आती है कि गुरुचरण ने पैसों के लिए ललिता को बेच दिया। ये गलतफहमी कहानी का सबसे बड़ा मोड़ है। वो ये मानने को तैयार ही नहीं कि कोई बिना मतलब के किसी की मदद कर सकता है। और उसे लगता है कि ललिता भी इस सौदे में शामिल है और उसने गिरीन्द्र को चुन लिया है। और एक बार फिर वो ललिता से बात करके सच जानने की कोशिश नहीं करता। और यहीं पर कहानी का सबसे शक्तिशाली और प्रतीकात्मक दृश्य आता है। माला वाला दृश्य। हाँ, शेखर के शहर से जाने की रात अन्नाकाली की गुड़िया की शादी का खेल चल रहा है और खेल खेल में ललिता शेखर के गले में फूलों की माला डाल देती है। इस सीन को जिस तरह से लिखा गया है वो कमाल है। एक पल में एक बच्चों का खेल एक गंभीर जिंदगी भर के वादे में बदल जाता है। बिल्कुल। शेखर उस पल को बहुत गंभीरता से लेता है। वो कहता है, ललिता, ये तुमने क्या कर दिया? और फिर वो उस माला को वापस ललिता के गले में डालकर कहता है, आज अब ये अंतिम निश्चय हो ही गया। मुझे आज अनुभव हो रहा है कि तुम्हें त्याग कर मैं कहीं रह नहीं सकता। ये शेखर के किरदार का निचोड़ है ना? हाँ, वो खुलकर मैं तुमसे प्यार करता हूँ या मुझसे शादी करोगी नहीं कह सकता। इसके बजाय वो एक रस्म का, एक प्रतीक का सहारा लेता है ताकि वो ललिता पर अपना अधिकार स्थापित कर सके। अच्छा। उस समय के समाज में माला का आदान प्रदान विवाह का प्रतीक था। तो शेखर उस पल का इस्तेमाल एक ऐसा गुप्त बंधन बनाने के लिए करता है जिसे सिर्फ वो दोनों जानते हैं। यह एक वादा भी है और एक दावा भी। लेकिन ये गुप्त वादा उन्हें जोड़ने के बजाय और दूर कर देता है। बहुत दूर। परदेश में शेखर को खबर मिलती है कि गुरुचरण ने ब्रह्म समाज अपना लिया है। ये सुनकर शेखर के पिता नवीन राय गुस्से में दोनों घरों के बीच की दीवार उठवा देते हैं। अब कई लोगों को शायद ब्रह्म समाज का पूरा संदर्भ ना पता हो, ये उस समय के लिए इतना बड़ा कदम क्यों था? देखिए, उस समय ब्रह्म समाज को अपनाना सिर्फ धर्म बदलना नहीं था, ये एक तरह की सामाजिक क्रांति थी। ब्रह्म समाज 19वीं सदी का एक सुधारवादी आंदोलन था जो मूर्ति पूजा, जाति प्रथा और सती प्रथा जैसी कुरीतियों का विरोध करता था। तो रूढ़िवादी हिंदू समाज के लिए ये एक सीधी चुनौती थी। हाँ, नवीन राय जैसे कट्टरपंथी जमींदार के लिए उनके पड़ोसी का ब्रह्म समाजी बन जाना उनके परिवार की सामाजिक शुद्धि और प्रतिष्ठा पर एक सीधा हमला था। यह धर्म से ज्यादा सामाजिक बहिष्कार का मामला था। तो शेखर के लिए इसका मतलब था कि ललिता अब सामाजिक रूप से उससे और भी दूर हो गई है। बहुत ज्यादा। उसे लगता है कि अब तो उसका विवाह गिरीन्द्र से होना तय है, जो खुद एक ब्रह्म समाजी परिवार से है। और वो फिर से मान लेता है, अनुमान लगा लेता है, एक चिट्ठी लिखकर भी सच नहीं पूछता। नहीं। सालों बीत जाते हैं, गुरुचरण और नवीन राय दोनों की मौत हो जाती है। शेखर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करता है, ये मानकर कि ललिता अब किसी और की परिणीता है। वो अपनी शादी भी कहीं और तय कर लेता है, उसी खामोशी के बोझ को ढोते हुए। और फिर सालों बाद जब शेखर की शादी की तैयारी चल रही होती है, तब सच का सामना होता है। और सच भी कौन सामने लाता है? गिरीन्द्र। हाँ, वो खुद शेखर से मिलने आता है और ये कहानी का क्लाइमैक्स है। बातचीत के दौरान शेखर हिम्मत करके अपने मन में सालों से दबे सवाल को पूछता है, गिरीन्द्र बाबू, आपकी शादी ललिता के साथ नहीं हुई? और गिरीन्द्र का जवाब सालों की गलतफहमी को एक झटके में तोड़ देता है। वो कहता है, नहीं, अन्नाकाली के साथ मेरा विवाह। यानी गुरुचरण की छोटी बेटी के साथ। और वो ये भी बताता है कि गुरुचरण ने मरते समय उससे ये वचन लिया था। और फिर वो सबसे बड़ी बात बताता है कि जब उसने ये बात ललिता को बताई तो ललिता ने उसे माला वाली घटना के बारे में सब सच बता दिया और कहा कि वो मन से शेखर को अपना पति मान चुकी है, वो परिणीता है। और गिरीन्द्र ने उसकी बात का सम्मान किया। यहाँ गिरीन्द्र का चरित्र देखिए। उसने न केवल एक मरते हुए इंसान को दिया वचन निभाया, बल्कि एक स्त्री के विश्वास और उसके अनकहे प्रेम का भी सम्मान किया। वो चाहता तो स्थिति का फायदा उठा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। सच जानकर शेखर तो हिल जाता है। वो भागकर अपनी माँ भुवनेश्वरी के पास जाता है
और अपनी तय शादी तोड़ने का ऐलान करता है। हाँ, और जब उसकी माँ वजह पूछती है तो वो बस इतना कहता है, ललिता तुम्हारी बहू है, बल्कि 4 वर्ष पहले की बात है, तुम उसकी सास हो माँ, और वो तुम्हारी पुत्रवधू है। और कहानी का अंत बहुत खूबसूरत है। भुवनेश्वरी, जो हमेशा से ललिता को प्यार करती थी, वो खुशी खुशी इस रिश्ते को स्वीकार कर लेती हैं। वो अपने हाथों से ललिता को गहनों से सजाती हैं और सालों का दर्द और अलगाव वो आंसुओं में बह जाता है। तो ये थी परिणीता की कहानी। गलतफहमियों, सामाजिक दबावों और खामोशी के लंबे दौर के बाद आखिरकार प्यार की जीत। ये दिखाता है कि कैसे एक नादानी में किया गया काम 2 जिंदगियों को एक अटूट बंधन में बांध सकता है। लेकिन मेरे लिए ये कहानी इस बात पर ज्यादा जोर देती है कि संवाद की कमी, मतलब लैक ऑफ कम्युनिकेशन, रिश्तों को कैसे तबाह कर सकती है। सही बात है। शेखर का अभिमान और असुरक्षा और ललिता की खामोश सहनशीलता, इन दोनों ने मिलकर अपने जीवन के कई कीमती साल बर्बाद कर दिए। ये कहानी सिर्फ प्रेम की नहीं, बल्कि प्रेम को व्यक्त न कर पाने की त्रासदी की भी है। और गिरीन्द्र का किरदार, वो हमें निस्वार्थ होने का मतलब सिखाता है। उसने बिना किसी उम्मीद के मदद की और एक रिश्ते की पवित्रता को बनाए रखा, जो शायद शेखर भी उस वक्त नहीं कर पाया था। बिल्कुल, और ये हमें उस अंतिम विचार पर वापस लाता है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। हाँ, ये सोचने वाली बात है कि अगर उस रात माला पहनाने के बाद शेखर ने सिर्फ अपना अधिकार जताने के बजाय ललिता से खुलकर अपनी असुरक्षा और अपने डर के बारे में बात की होती तो क्या होता? क्या कभी-कभी हमारे अनकहे शब्द, हमारे डर और हमारी धारणाएं कहे गए शब्दों से कहीं ज्यादा नुकसान कर जाती हैं?